जेई एडवांस ऑब्जेक्टिव लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे सॉरी 19 से 31 वाला जो पेज है वहां तक हम पहुंच गए थे। कुछ क्वेश्चंस इसमें डिस्कस कर लिए थे, कुछ बचे थे। जो डाउट्स हैं जो पहले डिस्कस नहीं हुए वो पूछ लो। वही क्वेश्चन नंबर लिख के भेजते हैं, चलो डिस्कस करते चलेंगे। अगर 19 से 31 में किसी का कोई डाउट बचा हुआ है तो, और अगर नहीं बचा हुआ है तो फिर अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, किसी का है 25 में हमें बोला गया द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द कोर्ड्स ऑफ द सर्कल विच सबटेंड एन एंगल ऑफ π/3 रेडियन एट इट्स सर्कमफेरेंस। तो पहले नहीं तेजस बेटा, अपना पैटर्न वही है, फिक्स ही है। पहले हमेशा जेई मेंस ऑब्जेक्टिव, फिर जेई एडवांस्ड ऑब्जेक्टिव, फिर जेई मेंस प्रीवियस ईयर, जेई एडवांस्ड प्रीवियस ईयर, फिर आते हैं अपने इंटीजर और कॉम्प्रीहेंशन पर। इंटीजर और कॉम्प्रीहेंशन को थोड़ा एंड में किया करो क्योंकि उसके जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े अच्छे लेवल के हैं। तो पहले बेसिक जो क्वेश्चंस हैं, जो आसान आसान सवाल हैं, पहले वो कर लेंगे, चैप्टर की पकड़ बन जाएगी, तब फिर हम वो ट्राई करते हैं। ठीक है, तो पहले मेंस प्रीवियस ईयर वगैरह वो ट्राई कर लिया करो सभी, कि थोड़ा चैप्टर क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर एक बार जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो लगाने आ जाएं एक बार। तो यहाँ पर हमें सर्कल की इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। हमसे कह रहे हैं कि उन कोड्स के बारे में बात कर रहे हैं कि मान लो ये कोड है एक, ठीक है, ये कोड सर्कल की सरकमफेरेंस पर, मैं एंगल बना दूं एक बार, ये कोड सर्कल की सरकमफेरेंस पर कितना एंगल बना रही है? ये एंगल बना रही है π/3, जिसमें π/3 का मतलब हम जानते हैं 60 डिग्री होगा। तो सोच के देखो, अगर ए बी नाम की कोड सर्कल की सरकमफेरेंस पर 60 डिग्री एंगल बना रही है, तो वही कोड सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करेगी? उसका डबल सबटेंड करेगी। तो अगर मैं ए को सेंटर से ज्वाइन कर दूं, यहां पर क्या करेंगे, ए को सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। तो इसमें वही अच्छी बात है, सर्कल की प्रॉपर्टीज हमारे पास बहुत सारी हैं, तो हम कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे सेंटर से ज्वाइन करा, और फिर मैं क्या करूंगा, सेंटर से परपेंडिकुलर गिरा दूंगा ए बी के ऊपर, कोड के ऊपर। तो इससे क्या होगा, जैसे मान लो ये अपने पास सेंटर है, सी नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं एम। तो अगर ये 60 डिग्री था तो ये पूरा एंगल कितना बनता? 120 डिग्री बनता। उसका आधा आधा हो गया, 60 डिग्री इस तरफ आ गया और 60 डिग्री इस तरफ आ गया। ठीक है, अब AC का मतलब क्या है? पहली बात तो सेंटर की बात कर लेते हैं। सेंटर कितना है अपने पास, वो हम इक्वेशन से डायरेक्ट बता सकते हैं, -2,3 होगा। अगर रेडियस की बात करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और साथ में आएगा प्लस का 12, मतलब ये आ जाएगा 5 के बराबर। तो AC की लेंथ 5 है। अब सोच के देखो, यहां से मैं CM की लेंथ बता सकता हूं। CM कितना होगा? 5 cos 60 डिग्री, प्रोजेक्शन ले लिया। cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2, तो 5/2। तो हमसे कहा गया था कि जो कोड है, ये जो हमने कोड बनाई है, इस कोड के मिड पॉइंट क्या है? M। इसका हमें लोकस फाइंड करना है। तो हमें पता चला M पॉइंट इस प्रकार मूव कर रहा है कि C का M से जो डिस्टेंस है वो 5/2 है। तो C और M का डिस्टेंस 5/2 कर देंगे, स्केयर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25/4। और CM के स्केयर में फॉर्मूला लगाएंगे तो H में से माइनस होगा माइनस का 2, मतलब बेसिकली H+2 का होल स्केयर, प्लस K में से माइनस होगा 3, तो K-3 का स्केयर इक्वल टू 25/4। H और K को X और Y से रिप्लेस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। किसी को इसमें कुछ इश्यू है, कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 25 के बाद बताओ, 19 से 31 के बीच में डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल। इस पेज के बाहर मत जाना, एक बार ये डिस्कस करके पूरे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, किसी का है इसके बाद 30th, सॉरी 30th में बोला हुआ है द कॉमन कोड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स C1 एंड C2 कैन बी सीन फ्रॉम देयर सेंटर्स एट द एंगल्स ऑफ 90 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। और ये भी मैं उम्मीद करता हूँ कि सबकी वो वाली दिक्कत भी दूर हो चुकी होगी कि बुकलेट अलग है, सेम है, वो वाली दिक्कत वो अब नहीं होगी होपफुली। सभी अपना मैच करके आते होंगे कि कौन सा क्वेश्चन पूछने, कहां पर क्या। तो हमें बोला गया इस प्रकार दो सर्कल है, ठीक है, इनकी कॉमन कोड कैसी बनेगी? कुछ ऐसी बनेगी। ये हमारे पास कॉमन कोड आ गई। सॉरी, अब हमें बोला गया है कि कॉमन कोड को देखा गया है इनके सेंटर से।
जैसे मान लो हमारे पास जो पहला सर्कल है उसका सेंटर तो मान लो सपोज करो ये आ गया C1, जो दूसरा सर्कल है उसका सेंटर मान लेते हैं यहां पर आ गया C2। अब कोड को देखने का मतलब क्या है कि मैं पहले क्या करूंगा, ए और बी पॉइंट्स को दोनों को सी से ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, ए और बी को क्या किया, सी से ज्वाइन कर दिया, C1 से। ऐसे ही मैं ए और बी को किससे ज्वाइन कर दूंगा, C2 से। पहले फिगर कंप्लीट बना लेते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। और C1 C2 को ज्वाइन कर दिया। तो इसके कहने का मतलब क्या है, अब यहां पर जो ये बोलना चाह रहा है, हमें बताना चाह रहा है कि अगर मैं ए बी कोड को C1 सेंटर से खड़ा होकर देख रहा हूं, मतलब एक आदमी खड़ा है C1 पर और वो ए बी कोड को देख रहा है, तो ये जो एंगल बनेगा, ये पूरा एंगल जो बनेगा, जो ए बी कोड C1 पर सबटेंड कर रही है, ये पूरा एंगल हमारे पास कितना बनेगा, एक जगह 60 डिग्री बनेगा और दूसरी जगह कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ये बात हमें बोलना चाह रही है। तो हम जानते हैं कि ये ऊपर नीचे वाले जो ट्राइंगल बनते हैं वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बनते हैं। तो मैं आधा आधा कर लेता हूँ, ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 का आधा 30। ठीक है, इसी तरीके से जो दूसरा सेंटर है उस पर एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, तो उसका आधा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ये दिया हुआ है हमें। तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल अपने पास आ ही जाएगा जितना भी होगा। ठीक है, 105 डिग्री, अगर जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। इसके बाद हमें बोला गया क्या, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज इक्वल टू √3+1। तो C1 और C2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो √3+1 के बराबर है। हमसे पूछ रहे हैं इनकी रेडियस बताओ कितनी आएगी। तो काम करना चालू करते हैं। C1A क्या होगा, पहले सर्कल की रेडियस R1। C2A होगा दूसरे सर्कल की रेडियस R2। सोच के देखो, अगर मैं R1 का प्रोजेक्शन लूं तो क्या आ जाएगा, AM आ जाएगा। अगर AM को लेफ्ट वाले ट्राइंगल से निकालना चाहें तो वो आएगा R1 साइन 30 डिग्री। और दूसरे वाले ट्राइंगल से निकालना चाहेंगे तो R2 साइन 45 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मतलब 1/2, R2 साइन 45 डिग्री का मतलब √2, 1/√2। तो एक इक्वेशन तो R1 और R2 में ये आ चुकी है। दूसरा मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं C1M और C2M को जोड़ दूं तो सोच के देखो, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस C1 C2 आ जाएगा। अब C1M कैसे निकाले, R1 का प्रोजेक्शन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, R1 कोस 30 डिग्री प्लस C2M कितना आ जाएगा, R2 कोस 45 डिग्री इक्वल टू C1 C2 हमें दिया हुआ है √3+1। ठीक है, कोस 30 डिग्री हम जानते हैं √3/2 होता है, तो √3/2 R1 प्लस कोस 45 डिग्री 1/√2 होता है इंटू R2 इक्वल टू में आ जाएगा √3+1। तो यहां से तुम देख सकते हो कि R1 और R2 दो वेरिएबल हैं और दो इक्वेशन हमने बना ली है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सोल्व करोगे, R1 R2 की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद का काम तुम्हारा है, कर लेना, आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, अब चैट पढ़ने दो सर, इसमें तो रेडिकल एक्सिस यूज नहीं हो सकता ना। नहीं, रेडिकल एक्सिस का कोई यूज नहीं कर सकते, इक्वेशन निकाल भी ली तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे सही तरीका यही रहेगा। अभिषेक ने लिखा है सॉल्यूशन ऑफ डेल्टा वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं सब, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से भी कर सकते हैं। हाँ कर ले बेटा, फॉर्मूले लगा ले, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुझे दिख रहा है कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हो जाएगा नहीं। अब किसी का है, ध्रुव का है 23। 23 में हमें बोला हुआ है बेटा, ये डिस्कस हो चुका है पहले ध्रुव। अगर पिछले वाला लेक्चर नहीं लगाया था तो यूट्यूब पे अपलोडेड है, चैनल पर देख लेना। इसके अलावा किसी ने पूछा है 29, इफ द टू सर्कल्स, हमारे पास दो सर्कल दिए गए हैं x² प्लस y²। अच्छा, एक तो अब जितने बच्चों ने जुड़ना था लगभग जुड़ चुके हैं, मैं इसलिए अब बोल रहा हूँ। 2-3 दिन पहले अमन सर ने पैराबोला की बुकलेट तुम्हें ग्रुप में भेजी है, PDF उसकी, है ना, सभी ने देख ली होगी। तो बच्चों, रिक्वेस्ट मान लो, गुजारिश मान लो, कुछ मर्जी मान लो या ऑर्डर मान लो, जो PDF सर ने भेजी है अमन सर ने, उसी से ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। ठीक है, स्ट्रेट लाइन सर्कल में जो गंद पड़ चुका है वो ठीक है, जैसा एडजस्ट करना पड़ रहा है तुम्हें। अब कोशिश ये करना कि पैराबोला की जो सर ने PDF भेजी है उसी से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो बाद में, नहीं तो फिर वही दिक्कत आएगी कि सर मेरे वाले में सीक्वेंस अलग है, उस वाले में सीक्वेंस अलग है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता बुकलेट में सेम ऑर्डर है या नहीं है, जो भी है वही PDF से मैं डिस्कस करवाऊंगा, वही PDF से तुम्हें करनी है। अब बाद में इशू नहीं उठना चाहिए, वो फिर बहुत बड़ी बात हो, मतलब गलत हो जाएगा वो। ठीक है, समझ में आ रही है सबके।
तो उसी से अटेम्प्ट करना, उसी से सीक्वेंस भी आ जाएगा, तुम्हें भी दिक्कत नहीं आएगी, मुझे भी दिक्कत नहीं आएगी। चलो 29 डिस्कस करते हैं। यहां पर बोला गया है कि दो सर्कल हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y इक्वल टू 0। और दूसरा सर्कल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y इक्वल टू 0। यहां पर मैं नोटिस कर सकता हूं कि दोनों की जो कॉमन टर्म है वो 0 है ना। दोनों की कॉमन टर्म कितनी है? 0, सॉरी कांस्टेंट टर्म 0 है। तो मैं ये कह सकता हूं कि दोनों सर्कल जो होंगे वो 0,0 से यानी ओरिजिन से पास कर रहे होंगे। तो 0,0 जो पॉइंट होगा वो पहले सर्कल को भी सेटिस्फाई करेगा, 0,0 दूसरे सर्कल को भी सेटिस्फाई करेगा। तो 0,0 पर ही दोनों सर्कल्स को एक दूसरे को टच करना होगा। और टच क्यों करेंगे? क्योंकि सवाल में बोला गया सॉरी। तो इस तरीके से दो सर्कल बन रहे होंगे, दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं हमारे पास 0,0 पर। अब टच करने का मतलब क्या होता है? ऐसा तो होता नहीं कि कॉमन पॉइंट है। टच करने से हमारा मतलब ये होता है कि अगर मैं टेंजेंट बनाऊं पहले सर्कल के लिए 0,0 पर, टेंजेंट बनाऊं मैं 0,0 पर दूसरे सर्कल के लिए, तो वो टेंजेंट क्या आना चाहिए? कॉमन आना चाहिए, सेम टेंजेंट होना चाहिए। ये बात हम जानते हैं। तो पहले सर्कल का जो सेंटर है वो अपने पास है माइनस का G1 माइनस का F1। जो दूसरा सर्कल है उसका सेंटर हम जानते हैं -G2 माइनस F2। अगर ये दोनों के लिए टेंजेंट है, अब पहले सर्कल के सेंटर को इससे ज्वाइन करोगे तो ये एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। 0,0 को दूसरे सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करोगे तब भी कितना बनेगा? 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर ये सी पॉइंट है या ए पॉइंट है, यहां पर ओरिजिन है, यहां पर बी है, तो ये जो लाइन आएगी सेम लाइन आएगी ना। ए ओ बी क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। यहां से हम देख सकते हैं क्योंकि लाइन के ऊपर कितना एंगल बन रहा है? 90 प्लस 90 180 डिग्री। तो ए ओ एंड बी आर कोलिनियर। तो यहां से हम बता सकते हैं कि जितना स्लोप ओ ए लाइन का आएगा उतना ही स्लोप ओ बी का आएगा। ओ ए का स्लोप हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं, कितना आ जाएगा? -F1 सॉरी प्लस F1 अपॉन G1। एक मिनट रुको। ओ ए का जो स्लोप है वो आ जाएगा F1 अपॉन G1 और ओ बी का जो स्लोप है वो आ जाएगा F2 अपॉन G2। और ये अपने पास कंडीशन आ जाएगी, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि अगर ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो मेन जो सोचने वाली बात थी वो ये थी कि दोनों का कॉमन पॉइंट 0,0 है, तो 0,0 पर ही एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। किसी को दिक्कत है तो जल्दी से बताओ। जिया 34th बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम 31 तक डिस्कस कर रहे हैं। बच्चे देख लिया करना, ये लिखा हुआ है। ये एक बार 31 तक हो जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट पेज पर भी आएंगे, मत चिंता करो, डाउट सबके क्लियर हो जाएंगे। अभिषेक कह रहे हैं सर फैमिली ऑफ सर्कल्स यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना चाह रहा है बेटा? ऐसे नहीं होता कि तुम कंसेप्ट का नाम लिख के भेज दो कि सर ये यूज कर सकते हैं। लंबा सा कोई तरीका खोज कर अगर हम यूज करना भी चाहें कि हाँ भाई आधे 1.5 पेज 2 पेज तक लंबा लेके जाके, तो यूज तो हर कंसेप्ट कर लेंगे कहीं ना कहीं से। ऐसे तो ये कर लेते कि 0,0 पर दोनों के लिए टेंजेंट लिख लो, टेंजेंट लिख लिया उसके बाद फिर दोनों को कंपेयर करवा दो, वो भी हो सकता है। तो बच्चे अगर फैमिली ऑफ सर्कल लिख रहे हैं अभिषेक, तो ये बता कि कंसेप्ट मतलब प्रोसेस क्या लगाना चाह रहे हैं। यूज तो हम कुछ भी कर लेंगे। अब मैं धक्के से एक तीसरा सर्कल और ले आऊं, फिर मैं बोल दूं कि मैं रेडिकल सेंटर का यूज करना चाहता हूं, कहीं ना कहीं से तो वो भी यूज हो जाएगा, भले ही वो तरीका 2 पेज का चला जाए। सर टेंजेंट की लाइन और पॉइंट गिवन है, पॉइंट सर्कल वाली। हाँ कर ले बेटा कर ले, लेकिन हाँ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। पर वो लेकिन इतनी मेहनत जब तू करेगा तो हाँ करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी मेहनत से अच्छा यही कर लेंगे अपने, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है। इसके बाद हर्षित का है 31। 31 में बोला हुआ है द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड ऑफ सर्कल्स। दो सर्कल दिए हुए हैं और उनकी कॉमन कोड की लेंथ पूछ रहे हैं अपने से। फिगर बनाते हैं वही पहले। ये हमारे पास आएगी कॉमन कोड, वही फिगर कंप्लीट करेंगे तो इसको सेंटर से ज्वाइन कर लेते हैं, इसके सेंटर से इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इसके सेंटर से, और आपस में दोनों के सेंटर ज्वाइन करती है। इस तरीके से फिगर बनेगी। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं एक बार के लिए ए,
इसको नाम दे देते हैं एम। ठीक है, जो पहले सर्कल का सेंटर है उसको C1, जो दूसरे सर्कल का सेंटर है उसे C2। अब इसको करने का तरीका क्या होगा, जैसे जो पहला सर्कल है उसकी इक्वेशन हमें दी गई है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -6x -16 इक्वल टू 0। तो इसका जो सेंटर आएगा वो आएगा यहाँ से 3,0, और अगर इस सर्कल की रेडियस निकालें तो वो 5 आएगी। दूसरा जो सर्कल है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8y -9 इक्वल टू 0। अगर इसका सेंटर निकालें तो वो आएगा 0,4, और इसकी भी रेडियस निकालेंगे तो वो 5 आएगी। मैंने फिगर बिना इक्वेशन देख के बना दी, मैंने छोटे बड़े सर्कल बनाए हैं, लेकिन एक्चुअली जो सर्कल्स बनेंगे वो बराबर बनेंगे। मैं दोबारा ही बना देता हूँ फिगर। दोनों सर्कल्स इक्वल रेडियस के हैं। ठीक है, ऐसा सा होगा। तो ये हमारे पास फिगर बनेगी। दूसरे सर्कल का सेंटर कितना है अपने पास 0,4। जो पहला सर्कल है उसका सेंटर है 3,0। इसकी रेडियस 5 है, इसकी भी रेडियस कितनी है 5। ये एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। यहाँ पर M होगा और यहाँ पर एक पॉइंट होगा A। तो कॉमन कोड जो AB है उसकी लेंथ हमें निकालनी है। तो एक काम करते हैं, जो कॉमन कोड है उसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं पहले। कॉमन कोड हम जानते हैं रेडिकल एक्सिस ही होती है, और उसकी इक्वेशन निकालने का तरीका होता है S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ठीक है, पहले सर्कल में से दूसरा सर्कल अगर माइनस किया जाएगा तो माइनस का 6x प्लस में आएगा 8y, -16 में से माइनस का 9 जाएगा तो माइनस का 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मान लो ये पॉइंट था C1। अगर मुझे C1M की बात करनी हो तो C1M का मतलब क्या है, ये वाला डिस्टेंस। C1M का मतलब है C1 सेंटर से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस निकालना हम जानते हैं, 3,0 पॉइंट पुट कर देंगे, -18 -7 अपॉन में आएगा 10 का मोड, तो यह आ जाएगा 5/2। तो C1M आ चुका है अपने पास। कितना आ चुका है 5/2। यहां से हम AM निकाल सकते हैं, क्योंकि AM का स्क्वायर क्या होगा अगर पाइथागोरस लगाई जाए तो वो होगा AC1 का स्क्वायर माइनस C1M का स्क्वायर। AC1 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, C1M मतलब 5/2 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो AM आ जाएगा, और AM आ गया और अपने को कॉमन कोड की लेंथ निकालनी है तो क्या कर देंगे, AM का डबल कर देंगे, तो 2 इंटू AM आ जाएगा। उससे आंसर आ जाएगा, करके देख लेना। मोस्ट प्रोबेबली 5√3 आएगा। इसी ढंग से ये स्क्रीनशॉट ले ले एक बार, देखने का टाइम तो नहीं है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले। राजा कह रहे 30th में आगे क्या करना है। बेटा R1 R2 में दो इक्वेशन बनी है तेरे पास, दो वेरिएबल हैं, इनको सोल्व करेगा तो R1 और R2 की वैल्यू आ जाएगी, और वही हमसे पूछा गया। दोनों की रेडियस की वैल्यू ही पूछी गई है। ठीक है, बाकी यहां पर तुम दूसरा काम भी कर सकते हो। सब कुछ हर तरीके से सिमेट्री आ रही है। यहां पर तुम एक बात और नोटिस कर सकते हो कि अगर मैं AC1 C2 की बात करूं, ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं मैं। अगर मैं AC1 C2 ट्राइंगल की बात करूं और इसे बाहर बनाकर दिखाऊं तो ये ट्राइंगल कुछ ऐसा सा बन रहा है। C1 सेंटर कितना है 3,0, C2 सेंटर कितना है 0,4। 3,0 और 0,4 दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आएगा 5। AC2 कितना है, दूसरे सर्कल की रेडियस 5, ये भी कितनी है 5। अच्छा, A से हमने क्या करा है, C1 C2 पर परपेंडिकुलर गिरा है, इस पॉइंट को क्या बोला है M। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसमें हर एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा, तो एंगल C1 A C1 C2 60 डिग्री है। अब उसका प्रोजेक्शन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, AM आ जाएगा। तो AM बेसिकली कितना होगा, ये होगा 5 साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2। तो डायरेक्ट AM की वैल्यू आ गई √3/2, 5√3/2। AB जो कॉमन कोड है वो क्या होगी, AM का डबल होगी। AM का डबल कर देंगे तो कॉमन कोड की लेंथ आ जाएगी 5√3।
तो तुम डायरेक्ट ये वाला मेथड भी कर सकते हो। ठीक है, हालांकि ये मत सोचना कि ज्यादा ही छोटा हो गया, क्योंकि यहां पर भी हमने कुछ खास काम नहीं किए। यहां पर भी इतना तो हमें करना ही पड़ेगा। देखो, दोनों सर्कल की इक्वेशन लिख के, सेंटर लिख के, रेडियाई तो निकालनी पड़ेंगी। उसके बाद या तो ये नीचे वाला प्रोसेस कर लो या ये ऊपर वाला कर लो। ये इतना समझ में आ गया क्या? कि किसी को दिक्कत तो कुछ? क्लियर हो गया ना डाउट सबका? 19 से 31 में और कोई डाउट बचा हो किसी का जो डिस्कस नहीं हुआ अभी तक? सॉरी। तो चलो मैं मान के चल रहा हूँ सारे हो गए। अब जिया का है 34, वो डिस्कस कर रहे। और अब 32 से 37 जो डाउट्स हों, जो आखिरी के कुछ 7-8 सवाल हैं, 6-7 सवाल जेईई एडवांस ऑब्जेक्टिव के, वो पूछ लेना। 34 में हमें बोला गया कि दो सर्कल हैं और वो दोनों सर्कल एक दूसरे को ए और बी पॉइंट पर कट कर रहे हैं। तो पहले सर्कल्स लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। और जो दूसरा सर्कल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y। हाँ, तो वो मीटिंग थोड़ा नेटवर्क का इशू था, बीच में ही बंद होगी। तो पिछले क्वेश्चंस तो मैं नहीं दिखा सकता तुम्हें जो हुए थे। वो अगर किसी को देखने हो तो जब अपलोड होगा तभी देख लेना। तो वो क्वेश्चंस तो बच्चों नहीं दिखा पाऊंगा मैं, क्योंकि वो फिर गायब हो गए। तो जब अपलोड होगा तब देख लेना। बाकी जो डिस्कस कर रहे थे अपने, वो देख लेते हैं। जैसे 34th क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे। नहीं रजत, एक बार 32 करते हैं बेटा। 34 जो बीच बीच में चल रहा है वो करते हैं। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 4, ये एक सर्कल था। और दूसरा सर्कल था हमारे पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। हमें कहा गया था कि ये दोनों सर्कल ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना? तो मान लो कुछ ऐसी सी फिगर बन रही है। तो ये ए और बी है। अब ये कह रहे हैं कि ए और बी को डायमीटर्स मानकर, ए और बी जो लाइन सेगमेंट है उसको डायमीटर मानकर हमने एक नया सर्कल ड्रॉ किया। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो ऐसा सा एक सर्कल आ जाएगा। मान लो ये एक सर्कल आ गया। ठीक है, तो जो ये ब्लू वाला सर्कल मैंने बनाया है, जो जिसके लिए ए बी किसका काम करेगा, डायमीटर का, उसकी इक्वेशन हमें बतानी है। तो इसको करने के हमारे पास दो तीन अलग अलग तरीके हो सकते हैं। रवि कह रहे हैं नो वीडियो। दिख रहा होगा सबको यार, स्क्रीन शेयर लगा रखी है, इसमें तो कोई इशू होता ही नहीं, आज तक ही नहीं आया कभी। तो दो तीन मेथड क्या हो सकते हैं? जैसे मेथड वन तो ये है, सोच के देखो, एक तरह से ये जो तीनों सर्कल हैं हमारे पास, मैंने, हाँ तीनों सर्कल हैं, दो रेड वाले और एक ब्लू वाला। ये दोनों जो सर्कल हैं वो हमारे पास तीनों सर्कल एक दो ही पॉइंट से पास कर रहे हैं। इन सबका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? सेम है, ए और बी। तो मैं यहां पर फैमिली ऑफ सर्कल्स यूज कर सकता हूं। जैसे पहले सर्कल को मैं मान लेता हूं S1 या S2, और दूसरे सर्कल को मैं मान लेता हूं S1। तो अगर मैं S1 प्लस लेमडा S2 इक्वल टू 0 निकालूं, तो इससे मुझे क्या मिलेगा? इससे मुझे वो सर्कल्स मिलेंगे जो ए और बी पॉइंट से पास कर रहे हैं, है ना? तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2x प्लस 3y माइनस 5 प्लस में आएगा लेमडा टाइम्स एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ, एक मिनट रुको बच्चों, मैं थोड़ा सा और चेंज कर दूं, थोड़ा काम आसान कर लेते हैं अपने लिए। फैमिली ऑफ सर्कल्स को हम ये भी लिख सकते हैं, S1 प्लस लेमडा टाइम्स S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। मैं ये वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ, काम करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो S1 में से S2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आ जाएगा 2x प्लस 3y और माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहां से मैंने क्या लिखा है, S1 और S2 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है AB, उससे पास करने वाला एक जनरल सर्कल लिख लिया। लेकिन हमें सारे सर्कल तो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो सर्कल चाहिए जिसके लिए AB क्या है, डायमीटर है। तो अगर AB डायमीटर है तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो AB कोड पर ही लाई करना चाहिए। इतनी बात समझते हो? तो मैं यहां से सर्कल का सेंटर निकाल लेता हूं। कैसे करेंगे? एक्स का कोफिशिएंट कितना है? देखो 2 प्लस 2 लेमडा, आधा करेंगे 1 प्लस लेमडा, माइनस से मल्टीप्लाई। वाई का कोफिशिएंट है 3 प्लस 3 लेमडा, आधा करेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस थ्री लेमडा अपॉन 2। ये इस सर्कल का सेंटर आ गया। अब सेंटर आ चुके हैं,
तो ये जो सेंटर है वो किस पर लाई करना चाहिए? विल लाई ऑन द कॉमन कोड ए बी, क्योंकि कॉमन कोड उसके लिए डायमीटर का काम कर रही है। तो ए बी की इक्वेशन हम निकालना जानते हैं क्या होती है, S2 माइनस S1 या S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। तो ये वही लाइन आ जाएगी जो हमने यहां पर लिखी हुई है। तो ए बी की इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब जैसा कि मैंने कहा, ये जो सेंटर है, ये सेंटर इस लाइन के ऊपर लाई करना चाहिए। तो पॉइंट उठाकर लाइन में सेटिस्फाई करवा दोगे, सोल्व करोगे तो वहां से क्या आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा। लेमडा आ गया, उठाकर यहां पर पुट कर दोगे, यहां से क्या है लेमडा, लेमडा को उठाकर यहां पर पुट कर दोगे तो तुम्हारे पास वो पर्टिकुलर सर्कल आ जाएगा ब्लू वाला, जिसके लिए ए बी डायमीटर है। पल्ले पड़ा क्या किया, पहले तो इतना बताओ, मेथड वन बताओ पहले तो, समझ में आया नहीं आया? आगे समझ, थोड़ी कैलकुलेशन है, थोड़ी सी है, बाकी तो कर दिया मैंने, कर लेना। दूसरा मेथड ये हो सकता है, दूसरा मेथड ये हो सकता है कि जो पहला सर्कल है उसका सेंटर है 0,0। सोच के देखो, अगर 0,0 को इस एम पॉइंट से ज्वाइन किया जाए तो ये 90 डिग्री बनेगा। तो जो कॉमन कोड है हमारे पास ए बी, उसकी इक्वेशन हम जानते हैं 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से मैं कह सकता हूं कि m इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, m is the foot of perpendicular drawn from 0,0 to AB। इतनी बात समझते हो? बताओ भाई जल्दी से। अगर 0,0 से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो कौन सा पॉइंट आएगा, m पॉइंट आएगा। लाइन की इक्वेशन है, पॉइंट है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम निकालना जानते हैं, क्या लिखेंगे, x माइनस 0 अपॉन x का कोफिशिएंट 2, y माइनस 0 अपॉन y का कोफिशिएंट 3 इक्वल टू माइनस 0,0 पुट करेंगे तो -1 अपॉन ए स्केयर प्लस बी स्केयर 13 आ जाएगा। यहां से हमारे पास x की जो वैल्यू है, या डायरेक्ट लिखना चाहो तो m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ये आएंगे अपने पास 2/13 कोमा 3/13। m पॉइंट आ गया। अब m पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये भी हम जानते हैं, ए बी को बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर ए बी सर्कल के लिए डायमीटर है तो ये हमारे सर्कल के लिए किसका काम करेगा, सेंटर का काम करेगा। ये बात समझ रहे हो, ये हमारे लिए किसका काम करेगा, सेंटर का। कॉमन कोड हमें निकालनी आती है, कॉमन कोड की लेंथ, कॉमन कोड की लेंथ आ जाएगी तो क्या आ जाएगा, ए एम आ जाएगा, है ना। ए एम निकाल लोगे, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, सर्कल की रेडियस हो जाएगी। सेंटर आ जाएगा, रेडियस आ जाएगी, सर्कल की इक्वेशन निकाल लोगे। एक तरीका वो भी हो जाएगा, लेकिन मेथड वन यहां पर छोटा पड़ेगा। मेथड टू सिर्फ इसलिए बताया कि अगर मान लो कभी मेथड वन दिमाग में ना आए, मेथड टू दिमाग में आए तो एटलीस्ट नंबर, जो 4 नंबर का सवाल है वो हम कराएं, ये ना हो कि सवाल छोड़कर आ रहे हैं। लेकिन मेथड वन ही छोटा पड़ेगा, सेंटर ऑलरेडी आ चुका है, रेडियस निकालनी बाकी है, बस कर लेना, आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत हो किसी इन दोनों में, इस मेथड में से, तो बता देना। हम आगे बढ़ते हैं। प्रणव गुप्ता का आया है 35। थर्टी फाइव में हमें बोला हुआ है लोकस ऑफ सेंटर ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स कटिंग द फैमिली ऑफ सर्कल्स, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 4x लेमडा माइनस 3/2 प्लस में है 3y लेमडा माइनस 4/3 माइनस 6 इंटू लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 0। तुम यहां से नोटिस करोगे, अगर बिना लेमडा वाली टर्म्स जो हैं वो उनको अलग किया जाए तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर -4x इंटू -3/2 प्लस का 6x मिलेगा, 3y इंटू -4/3 मिलेगा, माइनस का 4y माइनस का 12। और अगर लेमडा वाली टर्म्स को अलग किया जाए तो माइनस का 4x प्लस का 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक फैमिली ऑफ सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फैमिली ऑफ सर्कल कैसे है, पहले यहां पर एक सर्कल होगा, एक लाइन एल होगी जो इसको काट के जा रही है, ये एस सर्कल और ये लाइन एल।
तो यहां से हमें क्या मिलेंगे, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे ए और बी। तो ये फैमिली क्या बता रही है, फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ए एंड बी। ठीक है, जो ए और बी से पास करने वाले सर्कल्स हैं उनकी फैमिली की बात कर रहे हैं। अब हमें एक नई फैमिली चाहिए जो इन सभी सर्कल्स को कट करे। तो सोच के देखो, अगर मैं नई वाली फैमिली को भी ए और बी से पास करवा दूंगा, ठीक है ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं, अगर नई वाली फैमिली को भी मैं ए और बी से पास करवा दूंगा तो वो फैमिली पक्की बात है पुरानी वाली फैमिली को कट करेगी करेगी, क्योंकि पुरानी वाली फैमिली भी ए और बी से पास कर रही है। जो नई वाली फैमिली है वो भी किससे पास करेगी, ए और बी से पास करेगी। तो सबका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए और बी ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पुरानी वाली फैमिली है वही एक्चुअली हमारा आंसर हो जाएगा। तो इक्वेशन निकालने की जरूरत ही नहीं है, यही हमारा आंसर है। अब यहां से हम क्या करेंगे, सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट चेक करो क्या होगा, एक्स के कोफिशिएंट को माइनस से मल्टीप्लाई करके आधा कर देंगे, तो 2 इंटू लेमडा माइनस 3/2। और एक मिनट रुको, ढंग से लिखूंगा, एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2 इंटू लेमडा माइनस 3/2। और इसी तरीके से जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा, वाई के कोफिशिएंट को माइनस से मल्टीप्लाई करके आधा कर देंगे, तो -3/2 लेमडा माइनस 4/3। यहां पर लेमडा वेरिएबल है, एक जगह से लेमडा उठाकर दूसरी जगह पुट कर देना, एक्स और वाई में रिलेशन आ जाएगा, सेंटर का लोकस आ जाएगा। जहां तक मुझे याद है जो इसका आंसर है वो गलत दिया हुआ है 35 में। फर्स्ट इक्वेशन में -4x की जगह प्लस का 4x आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत खास फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर ये कर लेंगे। चलो 4x आ गया और यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा। तो अगर मुझे सही याद है तो इसका जो आंसर दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है, चेक कर लेना, बाकी तरीका ये होगा अपने पास। ठीक है, इसके बाद हर्षित का है 36। क्या हुआ? 36 में जल्दी से लो भाई स्क्रीनशॉट। ध्रुव आते हैं, तेरे वाले पर भी आते हैं, 36 के बाद यही करेंगे। मैं कह रही है समझ नहीं आया सर ये। देख बच्चे, कुछ नहीं बोला मैंने, इतना बोला है, हमने हमें एक फैमिली ऑफ सर्कल्स दी हुई थी। ठीक है, एक सर्कल है एस नाम का और एक लाइन है एल नाम की। एस प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0 का मतलब होगा एक ऐसी फैमिली जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए और बी से पास करेगी। ठीक है, तो हमें एक ऐसी फैमिली चाहिए जो पुरानी फैमिली को, एक नई फैमिली चाहिए जो पुरानी फैमिली को कट करके जाए। तो अगर मैं नई वाली फैमिली को भी ए और बी से पास करवा दूंगा तो सारे के सारे सर्कल, पुराने वाले भी और नए वाले भी, सारे सर्कल ए और बी से पास करेंगे। तो ए और बी उनके लिए क्या होंगे, कॉमन पॉइंट, मतलब हमारे सर्कल्स सेम जगह पर इंटरसेक्ट करना चालू कर देंगे। तो अगर मैं नई वाली फैमिली को पुरानी वाली फैमिली ही ले लूं, हालांकि इस क्वेश्चन का ज्यादा मतलब नहीं है बस, लेकिन करना यही पड़ेगा अपने को। तो अगर पुरानी वाली फैमिली को नई वाली फैमिली की तरह ही ले लूं मैं, नई वाली और पुरानी वाली सेम, तो सारे सर्कल ए और बी से पास करेंगे, तो सारे सर्कल कट भी करेंगे एक दूसरे को। तो हमें बस उन्हीं का सेंटर का लोकस निकालना है। तो सेंटर का लोकस निकालने का तरीका, एक्स कोऑर्डिनेट का आधा माइनस से मल्टीप्लाई, वाई कोऑर्डिनेट का आधा माइनस से मल्टीप्लाई, एक जगह से लेमडा उठाकर दूसरी जगह पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद किसने क्या पूछा था, 36 पूछा था। 36 में हमें बोला हुआ है कि एक सर्कल है जो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन को टच करता हुआ जा रहा है और एक और सर्कल है उसको ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। ठीक है, जो ये ब्लैक वाला बना रहा हूं ये हमारा गिवन सर्कल है, जो ग्रीन वाला बनाऊंगा, नहीं जो ब्लैक वाला है वो रिक्वायर्ड सर्कल है जो वेरिएबल है, और ग्रीन वाला दिया हुआ है। ठीक है, और हमारा जो सर्कल है वो एक लाइन को भी टच करता हुआ जा रहा है इस टाइप से। ये हमारे पास एक सी सर्कल है, ये गिवन सर्कल था सी, कौन सा सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, और ये गिवन लाइन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0।
हमसे कहा गया है कि जो ये सर्कल है इसके सेंटर का लोकस बताओ, तो हमें नहीं पता इसका सेंटर कहां पर आएगा, कहीं पर भी आएगा। अगर मैं सेंटर का लाइन से डिस्टेंस निकालूं, क्योंकि लाइन क्या है, सर्कल के लिए टेंजेंट है, तो सेंटर का लाइन से डिस्टेंस निकालूं तो वो कितनी आएगी, रेडियस आएगी। दूसरी बात तुम याद करो, ये भी हम लिखते हैं कि अगर मैं सेंटर से टेंजेंट बनाऊं, अगर ये दोनों सर्कल ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, तो दोनों सर्कल ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, तो सेंटर से अगर मैं दूसरे सर्कल पर टेंजेंट बनाऊंगा तो वो क्या होगी, इसकी रेडियस ही होगी। ये भी कितना होगा, आर होगा। ये बात समझते हो या नहीं, पहले इतना बता दो कि सेंटर से लाइन का डिस्टेंस निकालूंगा तो वो भी आर के बराबर आएगा रेडियस। और अगर दो सर्कल ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो जो इसकी ये वाली रेडियस होगी जो मैंने डार्क में बनाई है, ये एक्चुअली दूसरे सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करेगी, है ना। तो ये दोनों आर है, तो हमें नहीं पता सेंटर क्या है, हमने मान लिया एच कोमा के। अगर लाइन से डिस्टेंस निकालना हो तो कितना आ जाएगा, एल एच प्लस एम के प्लस एन, अपॉन में कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर एल का स्केयर प्लस एम का स्केयर। ये तरीका होता है लाइन से डिस्टेंस निकालने का। अच्छा, ये आर है और लेंथ ऑफ टेंजेंट भी आर है। लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने का तरीका क्या होता है, रूट एस वन। तो मैं क्या करूंगा, एच कोमा के पॉइंट उठाकर इस सर्कल में पुट कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा, एच का स्केयर प्लस के का स्केयर -9 और उसका रूट, रूट एस वन। तो दोनों डिस्टेंस को बराबर कर दिया। अब यहां पर देखो एल एम और एन आ रहे हैं, वो तो हमें चाहिए। और क्या आ रहा है, एच और के आ रहा है, उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, एक्स और वाई से। तो क्या बन जाएगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन, पूरे का स्केयर, स्केयरिंग भी कर दी साथ साथ, रूट हट जाएंगे हर तरीके से, हर जगह से, एल स्केयर प्लस एम स्केयर, और साथ में आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर -9। ये हमारा आंसर है। पल्ले पड़ा भाई, क्या करें, किसी को दिक्कत हो। रजत कह रहे 32 करवा दो बेटा, करते हैं 32 ही करते हैं, इसके बाद 36 में कोई इशू नहीं है ना किसी को। थर्टी टू में हमें बोला होगा बहुत सारे सर्कल हैं अपने पास, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं और एक सर्कल फिर आके एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो एक फिगर सी बना लेते हैं रेंडम, थोड़ी जल्दी जल्दी। यहां पर एक सर्कल होगा जिसकी रेडियस 1 होगी, यहां पर एक और सर्कल होगा जिसकी रेडियस 2 होगी, यहां पर एक सर्कल होगा जिसकी रेडियस कितनी होगी अपने पास, 3। पहली बात तो ये 3 सर्कल हैं अपने पास, एक दूसरे को टच करते हुए जा रहे हैं, ये गिवन सर्कल्स हैं। अब एक नया सर्कल आया, वो नया सर्कल क्या कर रहे हैं, इन तीनों को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, मतलब यहां पर होगा कहीं पर, ये ग्रीन वाला जो बना है, ठीक है। तो इनके बारे में बात करवा रहे हैं, इनके सेंटर्स वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे जो छोटे वाला, सबसे छोटे वाला सर्कल है उसका सेंटर तो है ए, जो ये 2 रेडियस वाला है इसका बी है, जो 3 रेडियस वाला है उसका सी है, और जो सबसे नया वाला बना है जो तीनों को टच करता हुआ जा रहा है एक्सटर्नली, उसका कितना है, पी। तो अगर मैं ए बी सी को इस प्रकार ज्वाइन करूंगा तो हमारे पास क्या बनेगा, एक ट्राइंगल बनेगा। मेन मुझे इस ट्राइंगल में ही काम करना है, तो मैं अपनी ये पूरी फिगर ट्राइंगल के, मतलब इस पूरी फिगर को बाहर बना रहा हूं। तो हमारे पास एक ऐसी सी फिगर बन जाएगी, यहां पर ए पॉइंट होगा, यहां पर बी पॉइंट, यहां पर सी पॉइंट। इस सर्कल की रेडियस 1 थी, इस सर्कल की रेडियस 2 थी, और इस सर्कल की रेडियस थी 3। तो अगर ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाला जाए तो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियई का सम होता है। अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हो तो 1 और 2 रेडियस का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। ऐसे इसकी रेडियस 1, इसकी रेडियस 3, दोनों का सम करेंगे तो 4, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। ऐसे ही बीसी आ जाएगा 2 + 3 5। अब इस सर्कल का जो सेंटर है वो ट्राइंगल के बीच लाई करेगा, यहां पर होगा पी पॉइंट। अब पी को ए से ज्वाइन कर देते हैं, पी को बी से ज्वाइन कर देते हैं, और पी को सी से। अब अगर इन डिस्टेंसेस की बात करें तो पी ए जो डिस्टेंस होगा, अब ये दोनों सर्कल भी तो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं ना, तो छोटे वाले सर्कल की रेडियस जो सबसे छोटा है उसकी रेडियस आर दी हुई है, और जो ऊपर वाला सर्कल है उसकी रेडियस 1 है।
तो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा 1 + r। ऐसे ही पीबी कितना आ जाएगा 2 + r। पीसी आ जाएगा 3 + r। अगला स्टेप मैं बाद में बताऊंगा, पहले इतना बताओ समझ में आया नहीं ये जो फिगर बनाई है अभी तक, क्योंकि इसके बाद तो कुछ नहीं करना। इतना समझ में है? सॉरी। अब हमें बोला गया है कि एंगल पी ए बी जो है वो थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है। तो इस ट्राइंगल में देखो जो सिर्फ लिया हुआ है, तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, तीनों साइड पता है और एक एंगल पता है। तो जिया बिल्कुल सही कह रही है, क्या करेंगे, कोसाइन रूल यूज कर लेंगे। तो कोस थीटा हमें क्या कहता है, जो आजू बाजू वाली साइड है 3 का स्केयर करो और 1 + r का स्केयर करो, उसमें से माइनस कर दो थीटा के सामने वाली साइड 2 + r का होल स्केयर। अपॉन में क्या आता है 2 इंटू जो आजू बाजू वाली साइड है 3 और 1 + r। ये कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, सोल्व करोगे कोस थीटा आ जाएगा। इसी तरीके से हमें बोला हुआ है एंगल पी ए सी जो है वो अल्फा है, मतलब ये वाला एंगल कितना है अल्फा। तो इस ट्राइंगल में भी कोसाइन रूल लगा लेंगे, तो कोस अल्फा कितना आएगा, आजू बाजू वाली साइड कौन है, एक तो 4 है तो उसका स्केयर, 1 + r है उसका स्केयर, अल्फा के सामने वाली साइड है 3 + r उसका स्केयर आ जाएगा, अपॉन में 2 इंटू जो पहली दो साइड लिखी है 4 और 1 + r उनका मल्टीप्लाई, तो यहां से क्या आ जाएगा कोस अल्फा। तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, कोस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, आंसर अपना मैच हो जाएगा। कर लोगे? थोड़ा सा एक्सपेंड करना है बस अपने को। और ये फॉर्मूला हर्षित सही करे, एसओटी में पढ़ोगे, सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल में। लेकिन अगर मैथ्स में नहीं तो फिजिक्स में तो एटलीस्ट ये लिखवा ही दिया होगा, मुझे पता है फिजिक्स में तो लिखवाते हैं। मैं कह रही है ये रूल नहीं पढ़ा हुआ बच्चे, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिजिक्स में मेरे हिसाब से पक्का लिखवा दिया होगा ये, और शायद मैं भी बता चुका हूँ। मैं कह रही है ट्रिगो नहीं हुई, अभी ट्रिगो नहीं हुई, ठीक है। हाँ हर्षित कह रहा है अमन सर ने बता दिया था, तो बताया हुआ है। और मैथ्स में तो चलो मैं फिर भी मान लूं कि अब हो सकता है अमन सर ने ना बताया क्योंकि अभी तक चैप्टर नहीं आया, लेकिन फिजिक्स में बेसिक मैथ्स में पक्का बताते हैं, मैथमेटिकल टूल्स में बताया जाता है, पक्का बताया जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता ना बताए हो, साइन रूल भी बताया जाता है। और अगर बेसिक टूल्स में नहीं बताया हुआ तो कहीं ना कहीं फिजिक्स में यूज हो चुका होगा अब तक, है ना। काफी बच्चे कह रहे हैं अमन सर ने बताया हुआ, तो बच्चे फिर ऐसे नहीं। और अगर एक बैच में बताया हुआ तो सब में बताया होगा। और बताओ भाई, 32 के अलावा कोई डाउट है किसी का? तो ईशी कह रही है 36। अरे यार तुम पागल हो क्या यार, बच्चे वो मैं बार बार बोल चुका हूँ, 36 यही स्क्रीन पर है, सामने है 36, ये रहा 36। 36 37 दोनों सेम क्वेश्चंस हैं स्क्रीन के सामने, वो तो मत पूछो कम से कम। राजा कह रहे 33, ठीक है। 33 में हमें बोला गया दो सर्कल्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, और दूसरा सर्कल है एक्स स्क्वायर, एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -6y प्लस 6 इक्वल टू 0, ये है। हमसे कहा गया है कि सर्कल के लिए कॉमन टेंजेंट बता दो क्या होगा। तो इस सर्कल के लिए टेंजेंट लिखना आता है अपने को, बिल्कुल लिखना आता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर का मतलब 1 है, √1 + m स्क्वायर। तो यहां पर m की कोई भी वैल्यू डाल दो, ये लाइन जो है इस सर्कल के लिए टेंजेंट होगी। अब कॉमन टेंजेंट है तो ये लाइन इस वाले सर्कल के लिए भी टेंजेंट होनी चाहिए, जो दूसरा वाला सर्कल है। तो एक काम करते हैं, दूसरे वाले सर्कल का सेंटर निकाल लेते हैं। इस वाले सर्कल का सेंटर जो है वो आएगा 1,3, और अगर मैं इसकी रेडियस निकालूंगा तो वो 2 आएगी। अब अगर ये लाइन जो मैंने लिखी है दूसरे वाले सर्कल के लिए भी टेंजेंट है, तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो r के बराबर आना चाहिए, जरूरी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना आता है, 1,3 पॉइंट उठाकर पुट कर देंगे। सोच के देखो क्या बनेगा, 3m प्लस माइनस √1 + m स्क्वायर -1 अपॉन में आ जाएगा √1 + m स्क्वायर पूरे का मोड इक्वल टू रेडियस यानी 2। दोनों तरफ स्केयरिंग कर देना मोड खोलने के बाद, ठीक है। √1 + m स्क्वायर को एक तरफ कर लेना, जैसे यहां पर क्या आ जाएगा 3m प्लस माइनस √1 + m स्क्वायर -1 इक्वल टू
टू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस माइनस। ठीक है, यहां से सोल्व करोगे स्केलिंग वगैरह करके m की वैल्यू आ जाएगी। अगर m की वैल्यू आ जाएगी उठाकर यहां पर पुट कर देना, उससे टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। एक मेथड तो ये हो सकता है, दूसरा मेथड मैं बता देता हूं लेकिन देख लेना, जो छोटा पड़े वो कर लेना। अगर पहले वाले सर्कल का सेंटर निकाला जाए तो वो 0,0 है और उसकी रेडियस कितनी है 1। दूसरे वाले सर्कल का सेंटर 1,3 है, रेडियस 2 है। अगर मैं दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालूं C1 C2 तो वो आएगा √10। √10 होता है कुछ 3.2 3.1 ऐसा कुछ, जितना भी होता है। और R1 प्लस R2 करोगे तो वो 3R है। मतलब यहां से मुझे पता चलेगा, जो अलग अलग केस तुमने पढ़े हैं, कि सर्कल किस तरीके से होंगे। एक सर्कल यहां पर होगा छोटा सा, एक सर्कल बड़े वाला यहां पर होगा। दोनों सर्कल ना तो एक दूसरे को कट कर रहे होंगे ना एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। ठीक है, अब इसका सेंटर हम जानते हैं, इसका सेंटर हम जानते हैं, ये 0,0 है, यहां पर 1,3 है। हम जानते हैं इनके लिए अगर इस टाइप से फिगर बने तो दो इंटरनल टेंजेंट आते हैं, दो इंटरनल कॉमन टेंजेंट आते हैं इस तरीके के। वो कहां पर कट करते हैं? C1 C2 को ज्वाइन करने वाली लाइन पर ही कट करते हैं। P जो पॉइंट होता है वो C1 C2 को R1 रेशियो R2 में डिवाइड करता है इंटरनली। इसकी रेडियस 1 है, इसकी रेडियस 2 है, तो 1:2 मिलेगा। यहां से मैं P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकता हूं, 1:1 प्लस 2:0/3, 1/3, 1:3 3 और अपॉन 3 1। P पॉइंट आ गया। अब P पॉइंट से P पॉइंट से क्या करो, किसी भी एक सर्कल पर टेंजेंट बना दो। अगर हमें एक्सटर्नल पॉइंट पता हो और टेंजेंट निकालना हो तो टेंजेंट निकालना हम जानते हैं, है ना। या तो पहले वाले सर्कल पर निकाल लो, उस पर निकालना थोड़ा आसान होगा, या C2 वाले पर निकाल लो, एक ही बात है। कर लोगे ना ये काम, वो आ जाएगा। अच्छा, इसके दो एक्सटर्नल टेंजेंट भी होते हैं, कॉमन टेंजेंट। जैसे एक तो ऐसा सा आएगा और एक आएगा ऐसा सा। मतलब फिगर बनेगी नहीं ढंग से, लेकिन समझ जाओ ऐसा सा आएगा। ठीक है, अब ये जो पॉइंट मिलता है Q पॉइंट, ये भी हमारे पास C1 C2 को डिवाइड करता है 1:2 में, लेकिन एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। तो Q के भी कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे अपने पास। अब Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो इससे बनने वाले जो टेंजेंट्स हैं उनकी भी लेंथ बता सकते हो, वो इक्वेशन बता सकते हो। तो चार कॉमन टेंजेंट आ जाएंगे, चारों की इक्वेशन हम इस प्रकार निकाल लेंगे, मैच कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास मैच कर रहा है। बोलो भाई, कर लोगे? दो मेथड हुए, मेरे हिसाब से तो मेथड 1 छोटा पड़ेगा, बाकी इच्छा तुम्हारी है, जो तुम्हें आसान लगे या जो छोटा लगे। नहीं समझ में आए तो बता दो। हर्षित कह रहे हैं इंटरनल कॉमन टेंजेंट का ऑप्शन में। बेटा सेंटेंस तो पूरा बना। इंटरनल कॉमन टेंजेंट का ऑप्शन में, इसका क्या मतलब समझू मैं? कम से कम है नहीं है ऐसा कुछ? कुछ नहीं सर। तो फिर लिख क्यों रहा है? इतनी बड़ी लाइन लिखी है, मेहनत करी है, क्यों एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? बोलो भाई, मेथड 1 मेथड 2 समझ में है, यस या नो? या दोबारा बताऊं? आ गया समझ? ठीक है, सारे डिस्कस हो चुके हैं फिर। जेई एडवांस ऑब्जेक्टिव तो, और पैराबोला वाली बात ध्यान देना, मैं बार बार बोल रहा हूं, कहीं पैराबोला में फिर वही दिक्कतें आनी चालू हो जाए। अब जेई मेन प्रीवियस ईयर कर ली है तुम लोगों ने, ट्राई करके आए हो, अटेम्प्ट करके आए हो? ठीक है, वो डिस्कस करते हैं। जेई मेन प्रीवियस ईयर, वही एक एक पेज करके हम डिस्कस करेंगे। पहले पेज पर हमारे पास क्वेश्चंस हैं 1 to 5। पहले मैं इनमें से डाउट लूंगा। दुष्यंत का आया है 5th क्वेश्चन। 5th में हमें बोला हुआ है, इफ P and Q आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल्स, देन देयर इज अ सर्कल पासिंग थ्रू P Q and 1,1 4। कोई बात नहीं, दो सर्कल हमें दिए हुए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक मिनट में लिख लूं, 3x प्लस 7y प्लस 2p माइनस 5 इक्वल टू 0। ये है पहला सर्कल S1। दूसरा सर्कल हमें दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 2y माइनस पी स्केयर इक्वल टू 0। ये है दूसरा सर्कल S2। हमें कहा गया है कि हमें एक सर्कल चाहिए, ये दोनों सर्कल कहां पर इंटरसेक्ट करें? इंटरसेक्ट एट P एंड Q। ये दोनों सर्कल P और Q पर इंटरसेक्ट करें। तो हमें एक ऐसा सर्कल चाहिए जो P और Q से पास करे। तो मैं क्या यूज कर लूंगा? फैमिली ऑफ सर्कल्स यूज कर लूंगा। तो अगर मैं फैमिली ऑफ सर्कल्स का कंसेप्ट यूज करूं तो उनकी इक्वेशन लिखना हमें आता है, क्या आती है? S1 और प्लस लेमडा S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ये लिखते हैं। S1 क्या है? एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 3x प्लस 7y प्लस 2p माइनस 5। ठीक है, प्लस लेमडा। जब S1 में से S2 माइनस करेंगे, एक्स स्केयर वाई स्केयर कटेगा, 3x में से 2x गया x, 7y में से 2y गया, कितना बचेगा? 5y। ये बन जाएगा साथ में p स्केयर प्लस 2p माइनस 5 इक्वल टू 0। अब पक्की बात है कि ये सर्कल P और Q पॉइंट से पास करेगा, लेकिन हमें ये भी चाहिए कि ये पॉइंट 1,1 से भी पास करे ये सर्कल, सॉरी। तो 1,1 इसको सेटिस्फाई करेगा, पॉइंट उठाकर पुट कर देंगे। तो 1 1 2 प्लस 3 5, ये 5 कटेगा, यहां से बचेगा 7 प्लस 2p प्लस लेमडा इंटू, यहां पर अगर 1 1 पुट करेंगे तो 5 माइनस 5 कटेगा, p स्केयर प्लस 2p प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से लेमडा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस का 7 प्लस 2p अपॉन, ये कितना हो जाएगा? p प्लस 1 का होल स्केयर। अब यहां से जो लेमडा आ रहा है वो लेमडा आना तो रियल चाहिए ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि लेमडा एक नॉट डिफाइंड नंबर आ जाए, क्योंकि लेमडा अगर रियल नंबर आएगा, एक मिनट रुको, लेमडा अगर रियल नंबर आएगा तब हम जाकर ये कह सकते हैं कि हमारे पास सर्कल रियल होगा। अब लेमडा रियल आने के लिए डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। अब डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता तो हम क्या बोलेंगे? p कैन नॉट बी इक्वल टू -1, ये आ जाएगा। लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। एक मिनट रुको, यहां पर p इक्वल टू -1 जो आया है उसके हिसाब से हमें अब ये भी चेक करना पड़ेगा कि सर्कल्स बन क्या रहे हैं। जैसे p इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो सर्कल क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर, जो ऊपर वाला सर्कल है वो बन जाएगा 3x प्लस 7y। -1 पुट करोगे तो माइनस का 7 इक्वल टू 0। चेक करो 1,1 पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा? नहीं कर रहा। ऐसे p को -1 दूसरे सर्कल में पुट करो, कितना बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y। यहां पर p को -1 पुट करोगे तो -1 इक्वल टू 0। अब चेक करो कि 1,1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा। तो दोबारा बोल रहा हूं, लेमडा हमें चाहिए था रियल नंबर। हमने कहा लेमडा रियल तभी आएगा जब डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, मतलब p -1 नहीं हो सकता। अब -1 पर हमने चेक कर लिया कि दोनों जो सर्कल आ रहे हैं, पहला सर्कल और दूसरा सर्कल, दोनों में से किसी भी सर्कल पर 1,1 पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, अब सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या बोल देंगे? कोई भी ये p की वैल्यू काम की नहीं होगी। अब ये p की वैल्यू काम की नहीं होगी तो क्या होगा? सारी p की काम की वैल्यू होंगी एक्सेप्ट वन वैल्यू ऑफ p। तो आंसर आ जाएगा पहला ऑप्शन। अब इस सवाल में थोड़ी गड़बड़ है, मैं तुम्हें वो बता देता हूं। हमने तो डायरेक्ट सिंपल इतना काम कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि p कोई भी वैल्यू ले सकता है यहां पर, क्योंकि अगर मैं पहले वाले सर्कल की रेडियस फाइंड करूं तो वो कितनी आएगी? सोच के देखो। पहले वाले सर्कल की रेडियस आएगी -3/2 का होल स्क्वायर यानी 9/4, -7/2 का होल स्क्वायर यानी 49/4, और 2p -5 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा। यहां से रेडियस की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 9/4 और 49/4, ये हो जाएगा 58/4 यानी 29/2 प्लस 5 करोगे 39/2 -2p। अब रूट के अंदर जो नंबर है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब मुझे पता चलेगा कि p 39/4 से छोटा होना चाहिए। तो 39/4 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज आएंगी, चलो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी कर लो अगर पॉइंट सर्कल की भी बात करनी हो, तो 39/4 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सभी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? रिजेक्ट हो जाएंगी। तो इनफाइनाइट वैल्यूज हैं जो काम की नहीं है, लेकिन ऐसा ऑप्शन हमें दिया नहीं हुआ, मतलब वो रेडियस में काम करवाना नहीं जा रहा। एक्चुअली अगर हमें प्रॉपर सही तरीके से आंसर निकालना हो तो हमें रेडियस भी चेक कर लेनी चाहिए।
तो मैं तुम्हें सारा बता रहा हूँ, लेकिन जो सवाल पूछना चाह रहा था वो सिर्फ इतना पूछना चाह रहा था कि p-1 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो जाए। लेकिन प्रॉपर आंसर इसका होगा कि इनफाइनाइट वैल्यूज ऐसी हैं जिसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन मजबूरी है तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना पड़ेगा, और वो आएगा फर्स्ट ऑप्शन कि p की सिर्फ एक ही वैल्यू है जिसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बाकी सबके लिए पॉसिबल है। और वो आंसर तब आएगा जब हम रेडियस पर ध्यान ही नहीं देंगे, जब हम अधूरा काम करके आएंगे। पहले ये बता दो पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा, क्योंकि थोड़ा अजीब चीज होगी, थोड़ा लंबा हो गया। मैंने भी 5 मिनट लगातार बोल दिया इसके ऊपर। इसमें कोई दिक्कत है फिफ्थ क्वेश्चन में तो पहले वो बताओ, या कुछ समझ ही नहीं आया? हाँ बच्चों, जो थर्ड क्वेश्चन लिख रहे हो थर्ड क्वेश्चन करते हैं, मत चिंता करो, पहले इसमें बता दो इसमें कोई दिक्कत है तो। अभिषेक बहुत बढ़िया बेटा, 14th करवा दो सर, तुझे अवार्ड देंगे हम, तू चिंता मत कर, 26 जनवरी आने वाली है, तुझे प्रधानमंत्री से और राष्ट्रपति दोनों से मेडल दिलवाएंगे, सिर्फ एक से नहीं। तू दोनों से मेडल लेने की वो है, इंग्लैंड की क्वीन से तुझे नाइटहुड भी दिलवा देंगे। बच्चे मैं कह रहा हूँ कि इसमें कोई डाउट है, पहले तो वो बता दो। 1 to 5 है, पहले वो डिस्कस करेंगे। तू 14th लिख के भेज रहा है तू, क्यों क्यों तंग करने में मजा आता है? किसी दिन तेरी वजह से भाई मैं जहर खाऊंगा एक दिन, अभिषेक। हाँ दोनों की रेडियस चेक करेंगे, लेकिन दूसरे की जो रेडियस आएगी वो पॉजिटिव आएगी, दूसरे की रेडियस को चेक करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने करवाई नहीं। दूसरे की रेडियस में क्या होगा, -1 का स्क्वायर आएगा 1, फिर -1 का स्क्वायर आएगा 1, माइनस पी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस पी स्क्वायर, तो रूट के अंदर बन जाएगा 2 + p²। 2 + p² ऑलवेज पॉजिटिव है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या कह रही है फिफ्थ का लास्ट स्टेप? बेटा प्रणव, रेडियस को किसी से ग्रेटर नहीं करा हमने, क्या करा, रेडियस फाइंड करी है, और रेडियस रियल होनी चाहिए ना, सर्कल कम से कम रियल तो हो। अगर सर्कल की रेडियस ही इमेजिनरी है तो सर्कल ही नहीं मिलेगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही नहीं मिलेगा। एटलीस्ट सर्कल रियल तो होना चाहिए, तो उसकी रेडियस जो निकालते हैं उसके फॉर्मूले में जो रूट के अंदर नंबर आया वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके लिए रूट के अंदर वाले नंबर को पॉजिटिव बनाया, वहां से पी की वैल्यू आई कि 39/4 से छोटी होनी चाहिए, मतलब 39/4 से बड़ी वाली वैल्यूज रिजेक्ट हो जाएंगी। तो पी की बहुत सारी वैल्यू है जो रिजेक्ट हो रही हैं। जिया कह रही नीचे से फिफ्थ स्टेप, बेटा नीचे से फिफ्थ स्टेप यही तो है, और क्या है, 1 2 3 4 5, पांचवा तो स्टेप ही नहीं है, ये इस तरफ। यहाँ पर हमने 1,1 पॉइंट पुट करा है, क्योंकि ये कह रहा था कि 1,1 पॉइंट से पास कर रहा है सर्कल, तो वो पुट कर दिया, उससे लेमडा और पी में रिलेशन आ गई। चलो अब थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तेजस ने लिखा है पी की और वैल्यूज जाननी हो अगर तो कोई तरीका। बुकलेट में एक क्वेश्चन था जिसमें सर्कल्स इमेजिनरी थे, फिर भी उसका रेडिकल एक्सिस निकाला था, तब तो चेक कुछ नहीं किया था। हाँ तो बेटा अगर चेक नहीं किया था, अगर मैंने भी बताना भूल गया तो गलती थी वो, मतलब वो क्वेश्चन में गड़बड़ है, चेक करना चाहिए हमें। अगर मैंने भी किसी ऐसा क्वेश्चन पीछे निकला है जहां पर मैंने चेक नहीं करा, तो वो मेरी गलती है, मेरे ध्यान में नहीं रहा होगा, या मैंने ध्यान नहीं दिया कि इमेजिनरी सर्कल बन रहे, हालांकि हमें चेक कर लेना चाहिए। लेकिन इतनी बात भी है, अगर कभी पे टेस्ट में आ जाए, एक्चुअली जो फाइनल एग्जाम होगा तुम्हारा मेंस का एडवांस का, उसमें क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर ये नहीं कि पेपर में 10 मिनट यही सोच रहे हो, ऑप्शंस देखो, टिक करो, आगे बढ़ो, कि जितना मांगा हुआ है उसके हिसाब से काम करो। ये एक्स्ट्रा ब्लैक वाला पार्ट इसलिए बताया कि अगर यहाँ पर ऑप्शन होता कि देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच द सर्कल विल नॉट पास थ्रू पी क्यू एंड 1,1, तो हम वो टिक करके आते, वो नहीं है तो हमें मजबूरी में वो टिक करना पड़ा। चेक हमें कर लेना चाहिए, अगर पिछले सवालों में भी ऐसा हुआ है कभी तो। अच्छा एसएस और इंग्लिश की एक्स्ट्रा है, चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करें, बाकी सैटरडे को करेंगे। थर्ड में लिखा हुआ है कंसीडर अ फैमिली ऑफ सर्कल्स व्हिच आर पासिंग थ्रू द पॉइंट -1,1 एंड आर टेंजेंट टू एक्स एक्सिस। हमें कहा गया है वो सर्कल चाहिए जो एक्स एक्सिस को टच करते हुए जा रहे हैं। अगर कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता हुआ जाता है तो उसका सेंटर अगर एच कोमा के है तो उसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, फैक्टोरियल के, सॉरी मोड के आ जाएगी। तो सेंटर पता है, x - h का स्केयर, y - k का स्केयर,
इक्वल टू में आ जाएगा आर का स्क्वायर यानी के स्क्वायर। अब हमारा जो ये सर्कल है वो -1, 1 से पास करना चाहिए, तो -1, 1 उठाकर पुट कर देंगे। देखते हैं आगे और क्या बोला हुआ है। इफ h, k आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल्स देन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k इज गिवन बाय द इंटरवल। ठीक है, -1, 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, -1 माइनस एच का होल स्क्वायर। y को 0, 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा के स्क्वायर। एक्सपेंड करो, ये बन जाएगा h का स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1, साथ में आएगा के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू में आएगा के स्क्वायर। के स्क्वायर कटेगा। हमसे वैल्यू मांगी गई है किसकी, के की। तो मैं काम करता हूं, के वाली टर्म्स को अलग कर लेता हूं, बाकी सभी टर्म्स को अलग, ये आ जाएगा। तो यहां से के की वैल्यू आ जाएगी h का स्क्वायर प्लस 2h प्लस 2/2। अगर ऊपर परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो h प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1/2। अब याद करो h प्लस 1 का स्क्वायर किसी भी स्क्वायर का किसी भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो 0 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, 1/2। स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू होती है इनफाइनाइट, तो ये आ जाएगी इनफाइनाइट। तो इससे हमें पता चला कि k की वैल्यू 1/2 से इन्फिनिटी है, यानी k होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। ये अपना आंसर आ जाएगा। मतलब थर्ड का सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्या दिया हुआ है, ठीक है, ये आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है। 1 to 5 में और कोई डाउट बच रहा है किसी का, हो गए। चल अभिषेक तेरा भी देख लेते हैं भाई, कल को पता लग रहा है मेडल लेने वाला आदमी है तू। तेजस बेटा 6 तो अब अगली बार ही हो पाएगा, 14th कर लेते हैं डिस्कस। तेजस पहले उसको, अभिषेक को। The centers of those circles which touch the circle externally and also touch the x-axis lie on. तो बाकी तूने सवाल अभिषेक इंटरेस्टिंग पूछा है, अच्छा सवाल पूछा है तूने। हम एक आगे सेंटर बताना है सर्कल का, विच टच द सर्कल एक्सटर्नली। एक सर्कल है जो एक गिवन सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक है। तो फिगर बना लेते हैं। फिगर बनेगी कुछ इस टाइप की। और ये जो सर्कल है ये हमारा एक्स एक्सिस को भी टच करता हुआ जा रहा है। तो ये क्या बना रहा हूं, तो ये ग्रीन वाला वेरिएबल सर्कल है, मैं ऊपर लिख भी देता हूं वेरिएबल सर्कल। ये हमारा एक फिक्स सर्कल, जो रेड वाला है वो फिक्स सर्कल है, और जो एक्स एक्सिस है उन दोनों को टच करता हुआ जा रहा है। तो हमसे ये पूछा गया है कि इस सर्कल का जो सेंटर आएगा, जो वेरिएबल सर्कल है इसका जो सेंटर होगा वो कहां पर लाई करेगा। बेसिकली उसका लोकस मांग रहा है हमसे, क्या होगा। तो ध्यान से समझना, लास्ट क्वेश्चन है वैसे भी। तो इसका तरीका ये होगा कि अगर मैं सेंटर का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालूं तो ये जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, आर आएगा। अच्छा, ये जो रेड वाला सर्कल है इसका भी तो कोई ना कोई सेंटर होगा ना, मान लिया सी डैश होगा। अच्छा, ये वाली रेडियस होगी आर, ये वाली इसकी रेडियस होगी आर डैश। ये ध्यान रखना, सी जो पॉइंट है वो वेरिएबल है, क्योंकि सर्कल चेंज होगा तो उसका सेंटर भी चेंज होगा। जो इसकी रेडियस है वो भी वेरिएबल है, क्योंकि सर्कल चेंज होगा तो रेडियस भी चेंज होगी। जो रेड वाला सर्कल है वो फिक्स है, तो उसका जो सेंटर है वो फिक्स्ड होगा, जो उसकी रेडियस है वो भी फिक्स्ड होगी। इतनी बात समझ में आई? अब यहां पर करने का जो तरीका होता है, जो हम जुगाड़ लगाते हैं, वो ये है कि मैं जानबूझकर क्या करूंगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ध्यान से समझना क्या बोल रहे हैं। यहां पर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, जो कि एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर होगी, एक मिनट।
यहां पर ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, और ये जो लाइन होगी ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पर होगी आर डैश दूरी पर। ये डिस्टेंस जो होगा वो आर डैश होगा, और आर डैश क्या है? दूसरे वाले सर्कल की रेडियस और एक फिक्स लाइन है। तो यहां से लाइन मिली एल। तो अगर मैं इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को थोड़ा आगे बढ़ा दूं, तो आर तो पहले से था, ये आ गया आर डैश। तो सोच के देखो, डिस्टेंस ऑफ सी, डिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल सेंटर फ्रॉम द लाइन एल कितना होगा? आर प्लस आर डैश होगा। अगर मैं बोलूं डिस्टेंस ऑफ सेंटर, डिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल सेंटर फ्रॉम सी डैश, वो भी कितना होगा? आर प्लस आर डैश। मतलब ये एक वेरिएबल पॉइंट है जिसका एक फिक्स्ड लाइन और एक फिक्स्ड पॉइंट दोनों से डिस्टेंस बराबर आ रहा है। तो ऐसा काम तुम कहां पर पढ़ते हो? पैराबोला में पढ़ते हो। पैराबोला में यही तो बोला जाता है, पैराबोला की डेफिनेशन यही है कि पैराबोला में एक फिक्स्ड पॉइंट होता है एस, एक फिक्स्ड लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो पैराबोला पर अगर कोई भी पॉइंट उठाओगे तो उसका फोकस से डिस्टेंस और लाइन से डिस्टेंस बराबर आएगा, तो वो पैराबोला बन जाता है। तो यहां पर भी एक लाइन से और एक पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो ये सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट का लोकस एक पैराबोला होगा। मैं लिख देता हूं, लोकस ऑफ सी विल बी अ पैराबोला, क्योंकि डिस्टेंस दोनों से बराबर है। और उस पैराबोला के लिए जो फोकस होगा वो होगा सी डैश, और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो कौन सी लाइन होगी? फिक्स लाइन एल होगी। तो कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बस हमें जुगाड़ लगाने हैं। हाँ भाई अभिषेक, समझ में आया? सवाल तो अच्छा पूछ लिया तूने। तो आंसर आ जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन। कोई दिक्कत हो किसी को? बाकी जो क्वेश्चंस हैं जेई मेंस के जो बच गए हैं अपने पास 5 to 17, वो हम कल डिस्कस करेंगे। और मतलब कल मतलब सैटरडे को जो क्लास होगी